वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ और घंटियों की आवाज गूंजती थी, एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका चेहरा धूल और मैल से अटा हुआ, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी उदासी। वह मंदिर के चबूतरे पर बैठकर हर आने जाने वाले से भीख मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के मुख्य द्वार की ओर रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर सुबह ठीक 7 बजे एक काली एसयूवी मंदिर के सामने रुकती। उसमें से उतरती थीं डॉ प्रतीक्षा शर्मा, जिन्हें शहर वाले डॉक्टरनी जी कहते थे। प्रतीक्षा एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थीं, जिनका नाम न केवल उनकी चिकित्सीय विशेषज्ञता बल्कि उनकी दयालुता और करुणा के लिए भी जाना जाता था। वह हर रोज मंदिर में पूजा के लिए आती और पूजा के बाद उस भिखारी को कुछ पैसे देती। यह उनका रोज का नियम था। भिखारी पैसे लेते समय केवल सिर झुकाता और चुपचाप धन्यवाद देता। प्रतीक्षा उसे एक हल्की सी मुस्कान देती और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। प्रतीक्षा की जिंदगी बाहर से परिपूर्ण दिखाई देती थी। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, एक शानदार बंगला और एक सम्मानित सामाजिक स्थान। लेकिन उनके करीबी जानते थे कि 2 साल पहले उनके पति विकास शर्मा एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मारे गए थे। विकास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी मृत्यु ने प्रतीक्षा को अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपने काम और मंदिर के इस रोजमर्रा के नियम में दफन कर दिया। उस भिखारी को पैसे देना उनके लिए केवल दान नहीं था, शायद उसकी उदास आंखों में उन्हें अपना दर्द दिखाई देता था। एक दिन जब आकाश पर काले बादल छाए थे और हल्की बारिश हो रही थी, प्रतीक्षा ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए। अचानक उसने कहा, डॉक्टरनी जी, आप मुझसे शादी कर लें। प्रतीक्षा एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने भिखारी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर मजाक का कोई निशान नहीं था। क्या वह पागल था या यह उसकी मायूसी थी? प्रतीक्षा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे और बारिश में भीगने से बचो। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने गहरी नजरों से प्रतीक्षा को देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उस दिन प्रतीक्षा अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन उनका मन वहीं अटका रहा। भिखारी की बात ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ था जो उन्हें बार बार विकास की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते समय उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। अगले दिन जब प्रतीक्षा ने भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। इस बार उसने कहा, डॉक्टरनी जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दें। प्रतीक्षा को हल्का सा गुस्सा आया। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। अपनी हद में रहो। भिखारी ने कहा, मुझे पता है आपको लगता है कि मैं पागल हूं, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर सकता। प्रतीक्षा ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, शहर में एक बड़ा नशीले पदार्थों का नेटवर्क चल रहा है। मैं आपको इसकी खबर दे सकता हूं। प्रतीक्षा को आश्चर्य हुआ। एक भिखारी और इतनी महत्वपूर्ण खबर। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। भिखारी ने बताया कि उसने पिछली रात मंदिर के पास एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को नशीले पदार्थों की डील के बारे में बात करते देखा। उसने जगह और कुछ लोगों के हुलिये का जिक्र भी किया। प्रतीक्षा ने बात को मामूली समझा, लेकिन फिर भी अपने एक पुराने मरीज पुलिस इंस्पेक्टर संजय सिन्हा को यह बात बता दी। अगले दिन संजय ने बताया कि गोदाम में वाकई एक नशीले पदार्थों का नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारा और वहां से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए। प्रतीक्षा हैरान थी, एक भिखारी ने इतनी सटीक जानकारी कैसे दी। उन्होंने अगले दिन मंदिर में भिखारी से बात करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंची, भिखारी वहां मौजूद था। प्रतीक्षा ने पूछा, तुमने वो जानकारी कैसे दी? तुम वास्तव में कौन हो? भिखारी ने कहा, डॉक्टरनी जी, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक रहस्यमयता थी जो प्रतीक्षा को उलझा रही थी। वह अब उसे केवल एक भिखारी नहीं समझती थी। वह जान गई थी कि इस आदमी के पीछे कोई बड़ा राज है। प्रतीक्षा और भिखारी के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया।
प्रतीक्षा अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातें करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रतीक्षा को चौंका देती। एक दिन उसने कहा, आप कहा करती थीं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। प्रतीक्षा चौंक गई। यह बात उन्होंने केवल विकास से कही थी, लेकिन उन्होंने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराकर बात टाल दी। एक रात जब प्रतीक्षा अस्पताल से देर से लौट रही थी, उनकी गाड़ी खराब हो गई। बारिश जोरों पर थी और सड़क सुनसान थी। अचानक भिखारी वहां प्रकट हुआ। उसने गाड़ी का मुआयना किया और कुछ ही पलों में उसे दोबारा चला दिया। डॉक्टरनी जी, आप इतनी रात को अकेले मत निकला करें। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। प्रतीक्षा ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। पहले उसने मना किया, लेकिन प्रतीक्षा के आग्रह पर मान गया। घर पहुंचकर प्रतीक्षा ने उसे खाना दिया। खाते हुए भिखारी ने अपना नाम राम बताया। प्रतीक्षा ने उससे पूछा, राम, तुम वास्तव में कौन हो? राम ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टरनी जी, मैं केवल एक भिखारी हूं। लेकिन उसकी आंखों में छिपी चमक प्रतीक्षा के शक को और बढ़ा रही थी। कुछ दिन बाद अस्पताल से एक आपातकालीन कॉल आई। शहर की एक बड़ी दवा कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। वही गोदाम जहां कुछ हफ्ते पहले राम के इशारे पर पुलिस ने छापा मारा था। प्रतीक्षा ने अपने पुलिस अफसर दोस्त संजय से संपर्क किया। संजय ने बताया कि आग में कुछ कागजात बचे हैं, जिनमें एक तस्वीर है जो बिल्कुल विकास से मिलती जुलती है। तस्वीर के पीछे लिखा था, विकास 2022 फार्मा डील। प्रतीक्षा का दिल धड़कने लगा। क्या यह वाकई विकास था? लेकिन वह तो कार दुर्घटना में मर चुका था। यह तस्वीर यहां कैसे? और इस फार्मा कंपनी से उसका क्या संबंध? अगले दिन प्रतीक्षा ने राम से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन वह मंदिर पर नहीं था। उन्होंने उसे तलाश किया, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। शाम को जब प्रतीक्षा घर लौटी तो राम उनके दरवाजे पर बैठा था। उसका चेहरा उदास और कपड़े मैले थे। प्रतीक्षा ने गुस्से से पूछा, राम, तुम कहां थे? राम ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, मुझे कुछ काम था, चिंता न करें। प्रतीक्षा ने उससे फार्मा कंपनी की तस्वीर के बारे में पूछना चाहा, लेकिन राम की बातों से लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। उन्होंने पूछा, राम, क्या तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? राम ने एक पल के लिए प्रतीक्षा की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका लीं। डॉक्टरनी जी, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता, वे बड़े लोग हैं। उसके अंदाज ने प्रतीक्षा के शक को और गहरा कर दिया। आने वाले दिनों में प्रतीक्षा ने गोदाम की आग की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। कुछ सबूत एक रहस्यमयी व्यक्ति की ओर इशारा करते थे, जो रात को गोदाम के आसपास देखा गया था। प्रतीक्षा ने संजय से कहा कि राम पर नजर रखे। संजय ने बताया कि राम रात को मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में जाता है, जहां कुछ लोगों से मिलता है। प्रतीक्षा ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां से कुछ पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैरकानूनी सौदों का जिक्र था। सबसे चौंकाने वाली चीज एक पुराना पत्र था, जिसमें विकास का नाम दर्ज था। विकास, तुम्हें सच छिपाना होगा, वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या विकास वाकई जिंदा था या यह कोई और साजिश थी? प्रतीक्षा ने फैसला किया कि वह फार्मा कंपनी के मालिक संतोष राव से सीधे बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें राम से सच उगलवाना था। एक रात उन्होंने राम को बुलाया और उसे वही तस्वीर दिखाई। सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है राम, और तुम वास्तव में कौन हो? राम ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह बोला, डॉक्टरनी जी, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। प्रतीक्षा को गुस्सा आया। मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने की हकदार हूं। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। राम ने शांति से कहा, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जिसकी आप तलाश में हैं। उसी रात राम ने एक और सुराग दिया। उसने बताया कि फार्मा कंपनी के दफ्तर में एक गुप्त तहखाना है, जहां सभी गैरकानूनी सबूत रखे हैं। प्रतीक्षा ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छापा मारा और तहखाने से नशीले पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कागजात मिले, जिनमें बार बार विकास का नाम आ रहा था। कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, लेकिन प्रतीक्षा अब भी उलझन में थी। राम अब और भी रहस्यमयी हो गया था।
वह अक्सर रात को गायब हो जाता और सुबह वापस आता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रात प्रतीक्षा को एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। दूसरी ओर से भारी आवाज आई, डॉक्टरनी जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। राम को छोड़ दें। कॉल कट गई। प्रतीक्षा को अब यकीन हो गया कि राम कोई साधारण भिखारी नहीं है, लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। प्रतीक्षा और संजय ने राम का पीछा करने का फैसला किया। राम हमेशा की तरह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। प्रतीक्षा और संजय ने गाड़ी को दूरी पर रखा ताकि उसे शक ना हो। राम एक पुराने गोदाम के पास रुका, वही गोदाम जहां आग लगी थी। वहां एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति उससे मिला। उसने राम को एक छोटा सा पैकेट दिया और गायब हो गया। प्रतीक्षा और संजय गोदाम में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और जली हुई लकड़ी और रसायनों की गंध फैली हुई थी। राम एक पुरानी मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसने पैकेट खोला जिसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। राम ने तस्वीरों को ध्यान से देखा और फिर उन्हें आग लगा दी। प्रतीक्षा समझ नहीं पाई कि वह सबूत क्यों मिटा रहा था। संजय ने कहा, हमें अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। अगले दिन जब राम घर आया, प्रतीक्षा ने नोट किया कि उसने यूएसबी ड्राइव जेब में रखी थी। रात को जब राम सो गया, प्रतीक्षा ने चुपके से यूएसबी निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। उसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें और एक वीडियो थी। ऑडियो में दो लोग बात कर रहे थे। एक आवाज संतोष राव की थी, जिसे प्रतीक्षा एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अजनबी की थी, साहब, अगर ये बाहर निकल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। उस सॉफ्टवेयर वाले ने बहुत कुछ देख लिया है, संतोष ने जवाब दिया। वह हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तस्वीरों में संतोष और कुछ लोग नशीले पदार्थों की पैकिंग करते दिखाई दे रहे थे। आखिरी तस्वीर ने प्रतीक्षा को हिलाकर रख दिया। इसके नीचे लिखा था, ऑपरेशन ब्लैकआउट 2022। वीडियो में संतोष एक व्यक्ति से बात कर रहा था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। संतोष कह रहा था, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगर हमें धोखा दिया तो तुम्हारी पत्नी को भी नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने जो कहा वही करूंगा, लेकिन प्रतीक्षा को इससे दूर रखो। यह आवाज राम की थी। प्रतीक्षा का दिमाग सुन्न हो गया। राम को उनका नाम कैसे पता था? वह संतोष से क्यों बात कर रहा था? उसने यूएसबी वापस राम की जेब में रख दी और गहरी सोच में डूब गई। अब उसे राम पर भरोसा नहीं रहा था, लेकिन उसकी बातों में कोई सच्चाई जरूर थी। संजय से मिलने के बाद प्रतीक्षा को पता चला कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है। संजय ने कहा, यह नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। प्रतीक्षा ने रिपोर्ट खोली ही थी कि संजय का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। प्रतीक्षा, तुम जहां भी हो फौरन वहां से निकल जाओ। राम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे शक है कि यह संतोष के आदमी है। प्रतीक्षा फौरन संजय से मिलने निकली। राम को संतोष के गुंडों ने शहर के किनारे एक पुराने कारखाने में ले जा रखा था। बारिश जोरों पर थी और बिजली की कड़क से माहौल डरावना हो गया था। संजय ने अपनी पुलिस टीम के साथ छापा मारा। कारखाने के अंदर राम एक कुर्सी से बंधा था और संतोष उसके सामने खड़ा था। तूने समझा था कि हमें धोखा दे देगा? बता, तू असल में कौन है? संतोष ने गरज कर पूछा। राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुझे खत्म करने वाला है। उसी वक्त संजय ने ललकारा, हाथ ऊपर करो संतोष। संतोष के गुंडों ने प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती देखकर हथियार डाल दिए। प्रतीक्षा दौड़कर राम के पास पहुंची और उसकी रस्सियां खोलने लगीं। राम, तुम ठीक हो? उनकी आंखों में आंसू थे। राम ने शांति से कहा, डॉक्टरनी जी, आप हमेशा दूसरों को बचाती हैं। आज आपने मुझे बचा लिया। पुलिस ने संतोष और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। संजय ने बताया कि यूएसबी में मौजूद सबूतों और राम की दी हुई जानकारी से संतोष का नेटवर्क तबाह हो गया। प्रतीक्षा ने राम की ओर देखा, जो कारखाने से बाहर निकलकर मंदिर की सीढ़ियों की ओर देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। विकास, ये तुम हो ना? प्रतीक्षा की आवाज कांप रही थी। राम यानी विकास ने गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टरनी जी, मैंने आपको बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। प्रतीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विकास को गले लगा लिया। उस पल
सारी उलझने और सारा दर्द जैसे खत्म हो गया। विकास ने बताया कि उसने अपनी मृत्यु का नाटक रचा था ताकि संतोष के गिरोह को अंदर से तबाह कर सके। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो संतोष न केवल उसे बल्कि प्रतीक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकता था। भिखारी का वेश धारकर वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था कि प्रतीक्षा को दूर से देख सके, लेकिन अपनी पहचान छिपाए रखे। प्रतीक्षा की मदद से वह अपने मिशन में कामयाब हो गया था। संतोष का नेटवर्क खत्म हो चुका था और प्रतीक्षा और विकास एक बार फिर एक दूसरे के साथ थे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीते हुए उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की,